Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel where we cover daily current affairs for you. This is your mentor Arzu Kakkad, and in this particular session I'll be talking about daily important articles that are associated with the 17th of March. So as you all know, this session also deals with previous year questions. So we have a compilation of both these things. तो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस का, आई होप आपने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में किया हो. काफ़ी ने कुछ करते भी हैं, तो वेल डन फॉर देम. और देखते हैं पहले उन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, कैसे उनके आंसर तक हम पहुंच सकते थे. कहीं पर कोई ऐसा कीवर्ड है जिससे सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन, या क्या बात करी जा सकती है, तो वो देखते हैं. कल मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बोला था आपको, दैट इज रिगार्डिंग which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the persons of one's own choice. तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस थे, 4 अलग अलग आर्टिकल्स के नाम थे. तो आपको क्या लगता था सही आंसर क्या है, वो मैच करो. अगर आप किसी ने भी आर्टिकल 21 के बारे में सोचा या नहीं सोचा, तो आर्टिकल 21 वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर है. जहाँ पर अगर हम इसकी थोड़ी सी भी बात करें तो एक बार देख लेते हैं. देखो, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट व्यूड दैट राइट टू मैरी इट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ. तो आर्टिकल 21, अगर किसी ने भी आर्टिकल 19, 25, 29, 21 पढ़ा हो, तो आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो आर्टिकल 21 जो है, क्योंकि राइट टू मैरी सुप्रीम कोर्ट व्यूड इट एज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आर्टिकल 21 यहाँ पर इसका सही आंसर है. आर्टिकल 29 आपको देखो, आर्टिकल 21 डील्स विद प्रोटेक्शन टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. तो आर्टिकल 29 भी नहीं हो सकता. आर्टिकल 25 क्या कहता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वली entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice, propagate the religion subject to public order, morality, health, right? तो अगर आपने आर्टिकल्स के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, तो आप बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 21 को सही आंसर मार्क कर सकते थे. ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन जो है, इट वाज रिगार्डिंग द कंज्यूमर राइट्स और प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ इन इंडिया. With reference to it, which of the statement is correct? Consumers are empowered to take samples for food testing. This is correct. When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fee is required to be paid. ऐसा नहीं है, एक nominal fee is required to be paid. So option 2 अगर गलत है, तो चलो आंसर्स पे अप्रोच करते हैं. तो 2 तो मतलब ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं. अब हमें A और C में से चूज करना है. In case of death of a consumer, his or her legal heir can file a complaint in the consumer forum on his or her behalf. ऐसा हो सकता है. It is correct. So answer is C. First and third statements जो हैं वो correct है. अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट सेक्शन पे चलते हैं. देखो एनवायरनमेंट सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. जब भी किसी स्पीशीज का डिक्लाइन होता है तो आपको रीजंस पता होने चाहिए कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है. जैसे अभी हम वल्चर्स की बात करते हैं, कितनी न्यूज़ में चल रहा है, तो वल्चर्स की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन देखने को मिली, क्या क्या रीजंस हैं, 3-4 रीजंस पता होने चाहिए. अदर देन पोचिंग, 2014 में 2014 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन्स. डैम्स और बैराज की कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर्स, ये एक रीजन है पॉसिबल, करेक्ट. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रिवर्स. क्रोकोडाइल्स की प्रोडक्शन का आई वुड से कोई लिंक नहीं है एज सच विद रेफरेंस टू कि अगर मैं बोलूँ विद डिक्लाइन ऑफ डॉल्फिन्स, तो क्रोकोडाइल पॉपुलेशन हैज नथिंग टू डू विद दिस डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स. तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है, आप उसको अगर एलिमिनेट करते हैं हम, तो लेट्स चेक कि क्या हम आंसर पे पहुंच सकते हैं. सेकंड बिल्कुल पहुंच सकते हो. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, इट इज़ अ रीजन. यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, इट इज़ अ रीजन. तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ राइट आंसर. मतलब वही एलिमिनेशन से और थोड़ी सूझबूझ से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें फिर. Recently, there has been a concern over the short supply of group of elements called rare earth metals. Why? यूपीएससी पूछ रही है ऐसा क्यों, why. अब why में
तीन स्टेटमेंट्स दी उन्होंने कि चाइना विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर एक्सपोर्ट। मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन एलिमेंट्स का या नहीं। क्या पता यही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना डोमिनेट करता है इस सेक्टर को एंड इट हैज़ अ सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर देयर सप्लाई। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा एंड चिली, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। It is not true. There are other countries also, US, Myanmar, Australia, जहाँ पर you can see। तो statement 2 is not correct। नहीं है करेक्ट तो एलिमिनेट करते हैं फिर। चलो फर्स्ट और थर्ड, फिर थर्ड भी पढ़ लेते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दीज एलिमेंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दीज मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ these electronic consumer electronics, computers and networks, communications, so these are important in such technologies। clean energy, advanced transportation में इसकी applications आपको पता होनी चाहिए, right? they are used in space shuttle components, jet engine turbines, drones में। तो ये थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशंस, कल को वो पूछ सकते थे कि क्या ये कौन कौन से सेक्टर में इनका यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं, राइट? तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। In the cities of our country, which among the following atmospheric gas are normally considered in calculating the value of air quality index? अगर आपको बस ये पता हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आप एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट इसमें भी आ रहा है, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओगे। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज 3 आर देयर, दे आर कंसीडर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। रेस्ट कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करना आप, ठीक है? पता चलेगा कि पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो उन्होंने क्वेश्चन भी इतने आपको इजी तरीके से दिया है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्वेश्चन लेके जा सकते हो, ठीक है? तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो आपके सामने एक इंडेक्स है, तो उस पर अगर जिनकी अब ये नज़र डल गई है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या कवर करेंगे। पहला हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2, पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। फिर हम एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर मित्र मेघा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम, तो जीएस पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद, सॉरी ये तो रिपीटिशन हो गया, ये हम कर चुके हैं, ये हमने कल के सेशन में कर लिया था, सो दिस इज नॉट देयर। सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, प्रीलिम से इससे सवाल बनता है, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। बाल स्वराज पोर्टल के बारे में जानेंगे, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, पेपर 3 और पेपर 2, प्रीलिम से तो सब कुछ बनता ही है। और निपुण भारत जीएस पेपर 2, ये स्कीम जो है निपुण भारत क्या स्कीम है उसके बारे में जो है वो इस सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या क्या आज हमने देखना है वो आपको पता चल ही गया है। मैं इसको जो है यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो ऐसा नहीं है कि हमने कवर नहीं किया है, इसको कल वाले सेशन के अंदर हम कवर कर चुके हैं, राइट? तो डोंट गेट कंफ्यूज। जिन्होंने भी ग्राउंड स्टेशन के बारे में देखना है ऑफ इंडिया एंड भूटान सैटेलाइट, तो चलो ये बता भी देना कि ये स्टेशन कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी बन गया आपके लिए, हमने कल कवर किया था, राइट? चलिए, न्यूज़ में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करी जा रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, दे इन्फॉर्म द राज्यसभा दैट दे हैव सेट अप अ टास्क फोर्स। A task force is for what purpose? They have set a task force to suggest the remedial measures for the prevention of suicides in CAPF personnels. So अपन ने देखा है in 3 years as 436 CAPF personnels end the life they basically due to suicide. So उसके लिए there is a task force that has been set up and हमारे लिए थोड़ा important हो जाता है Central Armed Police Forces के बारे में जानना, CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट? सो दीज आर द 7 सिक्योरिटी फोर्सेस। ये जो 7 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके बारे में इन डिटेल में ही पढ़ेंगे आज हम, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सवाल बन सकता है, तो इसलिए हर एक चीज समझेंगे। मिनिस्ट्री एसोसिएटेड जो है इट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है। जो 7 फोर्सेज है वो देखो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सशस्त्र सीमा बल SSB, असम राइफल्स AR, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF। तो एक एक जो भी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस दिख रही है उनके बारे में अब इन डिटेल भी जान लेते हैं, सवाल बन सकता है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। पहले बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स एक इज अ सेंट्रल पुलिस एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर in northeast India. So basically it has its primary role to guard the 1643 kilometer long Indo-Myanmar border। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी सिक्योरिटी फोर्स कौन से बॉर्डर पे रहती है, ये जान लो, सवाल बन सकता है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, लॉ एंड बॉर्डर। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, इधर पाकिस्तान वाली साइड नहीं, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडो म्यांमार बॉर्डर। और किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। एंड इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। कौन सी? असम राइफल्स। फिर बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो CRPF जो है वो लार्जेस्ट है, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यूनिट्स। It includes two other, Rapid Action Force and Commando Battalion for Resolute Action, COBRA। तो RAF और COBRA, that is Commando Battalion for Resolution Action। So this Central Reserve Police includes these two। तो कल को पूछ लिया जाए तो बता देना, ठीक है। दो और है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। BSF जो है इनका प्राइमरी रोल है टू गार्ड इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स। असम राइफल से लिंक कर सकते हो, असम राइफल्स मतलब नॉर्थ ईस्ट, और बॉर्डर सिक्योरिटी अपन को थोड़ा सा इधर बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान वाली साइड, तो वहां पर हमने BSF डिप्लॉयड है। It is deployed on both the international borders and the LOC. So it is known for being the largest dedicated border guarding force in the world. That was the oldest paramilitary force. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस, मेजर एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस, ड्यूरिंग इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, VVIP प्रोटेक्शन। तो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद तीन और रिमेनिंग है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल। जब हम बात करते हैं इंडो चाइना बॉर्डर की, तो इंडो तिब्बतन से आप इसको गैस कर सकते हो, इट इज डिप्लॉयड फॉर गार्डिंग द ड्यूटीज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? काराकोरम पास इन लद्दाख टू दीपू पास इन अरुणाचल प्रदेश। तो नाम से ही आपको चीजें जो है क्लियर हो सकती हैं। अब जैसे NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कॉमनली नोन एज ब्लैक कैट्स, अगर आपने देखा हो पिक्चर्स आती हैं, तो इट इज़ अ काउंटर टेररिज्म यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट वाज फाउंडेड इन 1984 अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट है इसके एसोसिएटेड 1986। तो ये याद रख सकते हो। सशस्त्र सीमा बल जो है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए द ऑब्जेक्टिव इनका है। सो SSB, द ऑब्जेक्टिव ऑफ SSB इज टू गार्ड द इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है। तो ये जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF के बारे में। अब ना कल मैंने आपको बोला था और लास्ट 2 डेज से आई एम सेइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि सवाल UPSC पूछ चुकी है, राइट। जिन्होंने भी पढ़ा है, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 4 ऑप्शंस हैं, कितनी रिजाइड करती हैं, कितनी ऑफिशियल PVTGs हैं कंट्री में, क्या ये ट्राई PVTG के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं, क्या क्राइटेरिया है। तो मतलब एक ही सवाल में उन्होंने 4 बातें आपसे पूछ ली हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, फिर इसको कल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विल शॉर्टली नेम द स्टेट्स आइडेंटिफाइड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। तो टेक्सटाइल सेक्टर से एसोसिएटेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 7 PM मित्र पार्क्स। आउटले कितना है? 445, मतलब 4,445 करोड़ का आउटले है। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, सवाल बन सकता है और आप अपने इसको मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। टेक्सटाइल सेक्टर देखो, जब बात हो रही है इस स्कीम की, दुमित्रा पार्क, इनका एम क्या है? इनका एम है टू इंटीग्रेट द एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम स्पिनिंग, वीविंग होता है, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग टू द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग
एट ओनली वन लोकेशन, एक ही लोकेशन पे, राइट. तो इसके लिए देर आर मित्रा पार्क्स दैट आर बीइंग सेट अप एंड ईच मित्रा पार्क विल हैव लाइक इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रोसेसिंग हाउस, अ कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट फॉर द टेक्सटाइल्स, राइट. फंडिंग के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगी ही सही. तो ओवरऑल जब मैं बात करती हूँ स्कीम की सिग्निफिकेंस की, तो स्कीम ऑब्वियसली जब आप एक जगह एट वन लोकेशन यू आर कंसीडरिंग, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा. सिग्निफिकेंस यही है, इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, इट विल स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, राइट. जो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो एक बिग हर्डल है इंडिया के गोल में ऑफ बूस्टिंग द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, तो उसको यहाँ पर विटनेस किया जा रहा है और वो कम करना है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नो डाउट एट इट. एफडीआई जो है, दीज पार्क्स आर दे आर क्रूशियल टू अट्रैक्ट दी एफडीआईज, राइट. तो एम है टू रियलाइज दिस विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत बाय पोजिशनिंग इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप, ऑल्सो बिल्डिंग अ इकोसिस्टम फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन वन लोकेशन, राइट. कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सप्लाई चेन भी. इट विल गिव बूस्ट टू 5F, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन. तो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ये याद कर सकते हो. दिस इज विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ कितने, हाउ मेनी दीज पार्क्स, मित्रा पार्क्स, एंड आउटले कितना है वो भी बता दिया. फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी देयर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट. और जैसे मैंने बताया, दीज पार्क्स आर एबल टू अट्रैक्ट, दे आर क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग द एफडीआई. जनरेशन ऑफ इट विल जनरेट 7 lakh डायरेक्ट एंड 14 lakh इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर. चलो फिर आगे चलते हैं. लेट्स हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल दैट यू कैन सी इज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. As per the solid waste management rules 2016 in India, which one of the following statement is correct? आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से बताना है. 2019 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था. वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज. रूल्स आर एप्लीकेबल टू urban local bodies, notified towns, and all industrial townships only. The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. अगर आपने ये रूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो. ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है. बस ये है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बस इतना चेक कर रहा है क्वेश्चन, राइट. स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स है. अगली क्या है, एक एक्सरसाइज है दैट यू कैन सी. तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन basically which country is involved and which country conducts this, which are the participating countries also. So let's have a look over the exercise that is Sea Dragon 23. इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. इन द वाटर्स ऑफ गुआम, यूएसए हैज शेड्यूल्ड दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 15th of March to 30th March 2023. तो बेसिकली इट इज अ एनुअल, just give me a minute. Yeah, so it is annual multinational anti-submarine warfare exercise conducted by US Navy. इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट जो है, इट इज पार्टिसिपेटिंग एंड इट विल रिप्रेजेंट, द एक्सरसाइज वुड विटनेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट along with the other countries aircrafts also. The other countries that are involved, India, यूएसए, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया. बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया ऐड होता तो कौन सी एक्सरसाइज होती वो आप बताना. क्वाड याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा और साउथ कोरिया है. 2014 में इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था, जिसका एम क्या है? टू अचीव हाई लेवल्स ऑफ सिनर्जी, coordination between the friendly navies based on their shared values, their commitment to an open, inclusive Indo-Pacific. Basically sharing your expertise. जो भी एक दो कंट्रीज के बीच में जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी कैपेबिलिटीज है, इस एक्सरसाइज के थ्रू यू आर शेयरिंग. मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है. मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, नेम इज युद्धाभ्यास, एंड स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट इज वज्र प्रहार, राइट. तो ये जितनी भी हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, ये याद में रखा करो, क्वेश्चन बन सकता है. 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू वाटर हार्वेस्टिंग, विच आर्ट एंड कल्चर भी आ गया.
Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoirs? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. बात मतलब ये है कि आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो जहां पर उस बात में कुछ अपने एक यूनिकनेस है, कोई एक ऐसा फीचर है जो यूनिक है, तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां से सवाल बनेगा. ये होता है प्रीवियस ईयर पेपर को समझते टाइम, उस दिमाग की बत्ती को जलाना कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, राइट. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना भी एक अपने आप में आई वुड से कि इम्पॉर्टेंट है. और हर कोई, बस लोग पता क्या करते हैं, एस्पिरेंट व्हाट दे डू इज बस एक बार गो थ्रू कर लेंगे, चलो ठीक है हमने पढ़ लिया. वो थोड़ी है प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना, एक तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना भी. अभी तो हम आर्टिकल पे चलते हैं. Recently, Women and Child Development Minister introduced about बाल स्वराज पोर्टल. ये पोर्टल आप देख रहे हो, इस पोर्टल की बात करी जा रही है. यहाँ आप देख भी सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे ही सही. तो बाल स्वराज पोर्टल को देख लेते हैं. ये पोर्टल लॉन्च किया वही NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. किस लिए किया? For online tracking and digital real-time monitoring mechanism of children in the need of care and protection. So basically this portal has 2 functions. This portal has a COVID care and it has a process for rehabilitation of children in the street situations. तो यहाँ पर this COVID care link caters to the children who have lost their both parents or either one of them due to COVID-19 after 2020 मार्च जब लॉकडाउन लगा उसके बाद. तो यहाँ पर ये पोर्टल जो है उनको ट्रैक करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, the children who are in this need of care, the need of protection. So this portal even acts as a platform for providing the professionals and organizations if they want to provide any help to the children, right? In जैसे open shelters हो गए, counseling services, education services, volunteering and de-addiction services, medical services. तो this portal gives you this opportunity also. ये पोर्टल लॉन्च हुआ है अंडर दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. स्कीम का नाम क्या है? मिशन वात्सल्य. तो मिशन वात्सल्य को बिना पढ़े तो बात अधूरी हो जाएगी. मिशन वात्सल्य स्कीम जो है ना, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2009-10 फॉर सपोर्टिंग द चिल्ड्रंस इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, राइट. Overall, the vision was to make children happy, healthy for each and every child in India, ensuring opportunities so that they are able to discover their full potential. इसमें components हैं कुछ. फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज इंप्रूव करना, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना, अपस्केलिंग दी इंस्टीट्यूशनल केयर एंड सर्विसेज, इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज एंड एनकरेजिंग दी नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर, ऑल्सो ट्रेनिंग बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब इसमें कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं. मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग आते हैं. 2021 में यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्रेडिट. जिसको ये टर्म पता है वो समझ सकता है. करेक्ट पूछा पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट्स, ये सारी देख लेनी चाहिए. इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर. It is a global initiative that is launched under the aegis of World Health Organization and World Bank. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending upon the subsidies. तो मतलब जब भी आप देखो किसी चीज़ का एम पता होना चाहिए, किसने लॉन्च किया वो पता होना चाहिए, और उसका एक्स्ट्रा एडेड फीचर जो आप पढ़ते हो मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है. एम, लॉन्च ईयर और मिनिस्ट्री से बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स में एक तीसरी स्टेटमेंट ऐसी डल जाती है जो कि फिर ऐसा होगा कि काश पूरा पढ़ लिया होता, राइट. तो इससे ये समझ आता है. अच्छा जी, Union Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry informed the Parliament that under Trade Infrastructure for Export Scheme, financial assistance for a total of 40 export infrastructure projects have been approved during 2019-2023. नाम से ही पता चल रहा है स्कीम के बारे में जानना है. ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम. तो एजेंडा क्या है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम का? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एज सिंपल एज दैट. तो ये ही एजेंडा है. एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना, उस पर फोकस करना, जो गैप्स हैं इन दी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ब्रिज करना, एंड प्रोवाइडिंग दी फर्स्ट माइल एंड दी लास्ट माइल कनेक्टिविटी. तो इसके रिगार्डिंग ये स्कीम है.
The scheme replaced the centrally sponsored scheme that was assistance to states for creating infrastructure for the development and growth of exports. ये स्कीम का पर्पस भी यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स. एलिजिबिलिटी के अंदर सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, SEZ अथॉरिटीज, export promotion councils and apex trade bodies, they all are eligible for financial support under this scheme. So इस scheme के अंदर क्या है ना, financial assistance जो है in the form of grants in aid is provided to सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज. इंपॉर्टेंट है, ये याद में रख लेना. दिस असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप और अपग्रेडिंग देयर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट्स एंड यूटीज. तो यहाँ पर द स्टेट्स कैन अवेल ऑफ दिस स्कीम थ्रू एंड फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट लिंकेजेस जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स, कोल्ड चेन, सर्टिफिकेशन लैब्स, क्वालिटी टेस्टिंग, उसके लिए है ताकि आप एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करके यहाँ जो है स्टेट कैन अवेल ऑफ दिस स्कीम. राइट. मिनिस्ट्री याद में रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. ओके. एक और इनिशिएटिव है, आज इनिशिएटिव बहुत थे न्यूज़ में तो इनिशिएटिव कवर कर लेना चाहिए. सवाल बनता है, निपुण भारत इजी स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है. राइट. तो निपुण भारत स्कीम के बारे में जानते हैं. क्या है निपुण भारत? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आने वाली स्कीम है. तो यहाँ पर क्या है, इट हैज़ बीन लॉन्च एज अ नेशनल मिशन कॉल्ड नेशनल. निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव for proficiency in reading with understanding and numeracy. In 2021 it was launched. Agenda ये है कि every child in India ensuring that they attain the foundational basic reading writing उनको आनी चाहिए by the end of grade 3 2026-2027. तो ये इसका एम है. 5-tier implementation mechanism है, नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्कूल लेवल. तो इस तरीके से ये स्कीम जो है it has this implementation mechanism under the aegis of the centrally sponsored scheme that is Samagra Shiksha. Implementing agency Ministry of Education. ठीक है. तो यहाँ पर एक आपके लिए सवाल है, आज का एक मेंस क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर दिस. पॉलिटी से रिलेटेड है ये. आपसे पूछा है रिगार्डिंग दी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर. सो डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर. डिस्कस द legality of re-promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. 2022 में यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था और क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना, जितना भी आता है एक बार पढ़ लो पहले जाके चाहे, और फिर उसके बाद जहाँ से भी पढ़ो उसको क्लोज करो और फिर लिखना शुरू करो, जितना भी आप रिकॉल कर सकते हो. ट्राई टू राइट एन आंसर. राइट. डेली ये क्वेश्चन दे रही हूँ, एटलीस्ट डेली एक आंसर लिखना ज़रूरी है. तो वो लिखने की हैबिट जो है आई थिंक वो डल गई होगी, जिनकी नहीं डली है वो डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है. और जो आंसर्स आज क्वेश्चंस बोले हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना है. सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए. With this, I Arzu Kakkar signing off. We'll meet you tomorrow with other set of current affairs. Till then, take care everyone. Happy learning. Thank you.